इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक कॉमन सिचुएशन है प्रेगनेंसी की, जो कि हर 100 प्रेग्नेंट लेडीज़ में से 10 लेडीज़ में पाया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में 2 प्रकार से होता है। पहला क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन का मतलब है वो सिचुएशन जहाँ पे पेशेंट का बीपी पहले से हाई रहा हो, पेशेंट पहले से मेडिसिन ले रहा हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। और दूसरी सिचुएशन होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्री-एक्लैम्सिया या फिर टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। ये पाया जाता है 20 हफ्ते के बाद, और ये यूजुअली पेशेंट आता है हमारे पास, पैरों में सूजन आ गई है, जब रिकॉर्ड करते हैं तो बीपी हाई मिलता है और 5वें महीने से ये बीपी हाई होना शुरू होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। तो ये किस प्रकार की लेडीज़ में मिलता है? ये मिलता है उन पेशेंट्स में जो कि कम एज में प्रेग्नेंट हो जाए, यानी कि 20 साल से कम, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स में जो कि 35 ईयर्स से ज़्यादा एज में प्रेग्नेंट होते हैं, या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर हो, यानी कि उनके पेरेंट्स को या सिस्टर या ब्रदर को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रही हो, या जिनको पहले प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन रहा हो, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी के केसेस में, या फिर ऐसी सिचुएशंस में जो मेडिकल डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़ है, आपका डायबिटीज़ है और SLE। तो इस टाइप के पेशेंट्स में हम लोगों को PIH कॉमनली मिलता है। या फिर ऐसे पेशेंट्स में जिनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया हो, जिनका वेट पहले से बहुत ज़्यादा रहा हो, तो ये सब सिचुएशंस में PIH के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्यों होता है। ये इसकी शुरुआत होती है जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन शुरू होती है। प्लेसेंटा यानी कि नाल, जिससे बच्चे को खून की सप्लाई मिलती है। तो होता क्या है कि प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जब वो सिकुड़ती हैं तो वहाँ पर खून की सप्लाई कम हो जाती है। जब खून की सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इस्चेमिक चेंजेस हो जाते हैं प्लेसेंटा में। इस्चेमिक चेंजेस यानी कि ऑक्सीजन की कमी से जो बदलाव आते हैं उनको हम लोग कहते हैं इस्चेमिक चेंजेस, जिसकी वजह से प्लेसेंटा से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम लोग साइटोकिन फैक्टर्स कहते हैं। साइटोकिन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में जाके डैमेज करते हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्रिएट करते हैं, और फिर वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कैसे डायग्नोज करेंगे कि इस पेशेंट को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है? हर एंटीनेटल विजिट में पेशेंट का बीपी चेक होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी का बीपी चेक होना चाहिए। अगर ये बीपी 140/90 या उससे ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। या फिर पैरों में सूजन आने लग गई, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सूजन आने लग गई, तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इसको PIH हो सकता है। या फिर यूरिन सैंपल में प्रोटीन मिलना शुरू हो जाए। खाली एक यूरिन सैंपल पे नहीं, कम से कम 2 यूरिन सैंपल में अगर प्रोटीन मिले तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम लोग PIH का सस्पिशन राइज होता है। और बीपी की फाइंडिंग भी हमेशा एक नहीं, कम से कम 2 या 3 फाइंडिंग्स हो 4-4 घंटे के अंतर पे, तब हम उस पेशेंट को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की टर्मिनोलॉजी देते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? एक होता है माइल्ड यानी 140/90 से लेकर 149/99 तक हो, तो उसमें माइल्ड यानी ग्रेड 1। एक होता है मॉडरेट हाइपरटेंशन यानी ग्रेड 2। इसमें क्या होता है, 150/100 से लेकर 159/109 तक का बीपी पाया जाता है। ये दोनों सिचुएशंस हम लोग मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन होती है जहाँ पर पेशेंट का बीपी 160/110 से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में बीपी की मेडिसिन तो चलती ही है, इसके अलावा हम लोग पेशेंट को एडमिशन की एडवाइस करते हैं। और हम इतना इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में।
तो कॉम्प्लिकेशंस में एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन जिसको हम लोग इक्लैम्सिया कहते हैं। इक्लैम्सिया यानी कि दौरे आना। बीपी इतना हाई हो जाता है कि ब्रेन में सूजन आनी शुरू हो जाती है और फिर एकदम से दौरे आने लग जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जब रिपोर्ट करते हैं तो उनको मैग्नीशियम सल्फेट द्वारा मैनेज किया जाता है, आईसीयू में एडमिट किया जाता है और तुरंत डिलीवरी का प्लान किया जाता है। उस टाइम बच्चे की एज यानी कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है उसको ना देखकर पेशेंट को नॉर्मलाइज करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है अब्रप्शियो प्लेसेंटी, यानी कि प्लेसेंटा अलग होना शुरू हो जाता है। बीपी इतना ज़्यादा हाई रहता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा अपने आप से अलग हो जाता है, पेशेंट को ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम लोग एडमिट करते हैं पेशेंट्स को, डिलीवरी प्लान करते हैं। कभी कभी जो है इसका असर किडनीज पर भी जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को जो है यूरिन आना कम हो जाता है या बिल्कुल बंद भी हो जाता है। और एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत सीरियस सिचुएशन कही जाती है, जिसको हम लोग हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। लिवर में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सूजन आ जाती है, तो लिवर में जितने भी आरबीसीज होते हैं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो पेशेंट को हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है। लिवर में सूजन आने की वजह से जो लिवर एंजाइम्स है वो बढ़ जाते हैं और प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। इसमें दोनों माँ बच्चे को खतरा रहता है और तुरंत डिलीवरी का प्लान किया जाता है ऐसी सिचुएशंस में। और ऐसी सिचुएशंस में आईसीयू और एनआईसीयू का बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी दिमाग की जो ब्लड वेसल्स हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट जाती हैं और कंडीशन अराइज होती है सेरेब्रल हेमरेज की। तो ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है, इसमें भी पेशेंट को आईसीयू सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट में भी चेंजेस होते हैं, साथ में कभी कभी पल्मनरी एडिमा यानी लंग्स में सूजन आ सकती है। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं। और डिलीवरी के दौरान जब डिलीवरी हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एक तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, दूसरा कभी कभी यूट्रस सिकुड़ता नहीं है जिसको हम लोग एटोनिक पीपीएच कहते हैं, तो पेशेंट को अच्छी खासी ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभी प्लेटलेट कम होने की वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो नवजात शिशु माँ के अंदर पल रहा है उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले क्योंकि खून की सप्लाई कम रहती है तो उसकी वजह से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, जिसको हम लोग IUGR बेबी कहते हैं। बच्चा कम समय का होता है जिसको हम लोग प्री टर्म बेबी कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को NICU में रखने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी खून की सप्लाई इतनी कम हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में खून की सप्लाई कम पहुंचती है, बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो ब्रेन में कुछ इस्चेमिक चेंजेस आते हैं जिसकी ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है। तो बच्चा जो होता है मानसिक तौर से थोड़ा कमज़ोर होता है। और कभी कभी बीपी हाई होने की वजह से खून की सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि बच्चा पेट में ख़त्म भी हो सकता है। तो ये थे सारे कॉम्प्लिकेशंस। तो अब हम आपको बताएंगे आपको किन सिम्टम्स पे अलर्ट होना है, किन सिम्टम्स पे आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। सबसे पहली बात तो बीपी चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपके शरीर में सूजन आ रही है, सबसे पहले ये सूजन पैरों से शुरू होती है, फिर पूरी बॉडी में जाती है। और कुछ इसमें सूजन के अलावा कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सीवियर हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, नींद ना आना, या फिर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, या नज़र कमज़ोर हो जाना या एकदम से नज़र आना बंद हो जाना, या फिर दौरे आना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग इक्लैम्सिया कहते हैं। तो ये कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स में है जिसमें आपको बगैर सोचे अपने डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत बताना है कि हमको ये दिक्कत हो रही है। और जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस यानी जांचें कराते हैं। वो जांचें क्या हैं, जैसे CBC, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और कोएगुलेशन पैरामीटर्स जैसे PT, APTT, ये सब कराया जाता है। और बच्चे के लिए हम लोग डॉपलर कराते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें बच्चे को खून की सप्लाई पता चलती है।
और इसके अलावा डेली फीटल मूवमेंट काउंट पे भी जोर दिया जाता है, यानी कि माँ को बता दिया जाता है कि आपका बच्चा कितना चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। नॉर्मली 1 घंटे में 5 मूवमेंट्स होना ज़रूरी है जब बच्चा जाग रहा हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर पेशेंट को ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये जो सिचुएशन है ये है तो बड़ी गंभीर, लेकिन अगर इसको अलर्टनेस के साथ मैनेज किया जाए और आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाएं तो इसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। आपके डॉक्टर माँ बच्चे दोनों को बचा सकते हैं। तो जब आपके डॉक्टर्स आपको ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं तो उसको नियमित तौर से लेना चाहिए और घर पे भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आप कंप्लीट मॉनिटरिंग रखिए अपने ब्लड प्रेशर की, बच्चे की मूवमेंट की, और जब जब आपके डॉक्टर आपको बुलाएं आप तुरंत जाइए। इसमें डिले करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आपका बीपी कंट्रोल भी चल रहा है तो नॉर्मली जो डिलीवरी है हम लोग 37 या 38 वीक्स तक करा देते हैं। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ते, मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो उसको फिर उसमें पेशेंट और उसका बच्चा दोनों सीरियस होने के चांसेस होते हैं। डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है और सी सेक्शन से भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस टाइम समय क्या सिचुएशन है। इसमें और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आप ऐसा क्या करिए जिससे कि आपका ये सिचुएशन जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की सिचुएशन है वो अराइज ना हो। तो उसके लिए आजकल हम लोग यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं, जो कि होता है आपका 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में, जो इसको हम लोग NT-NB स्कैन भी कहते हैं। इसमें अगर हम लोग यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में हम लोगों को इंक्रीज रेजिस्टेंस मिलता है तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एस्पिरिन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को खून की सप्लाई अच्छी मिलती है और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े कम होते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कैल्शियम जल्दी शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि लिए जा सकते हैं जिससे कि जो कॉम्प्लिकेशंस है PIH के वो ना हो। तो ये थी सारी बातें आपकी प्रीक्लैम्सिया यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। और एंड में आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी को PIH है तो बहुत अलर्ट रहिए, बीपी को अच्छे से मॉनिटर करिए। कोई भी अलार्मिंग सिम्टम हो तो अपने डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करिए, जिससे कि आप और आपका बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिए, मैं या मेरा टीम मेंबर इसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच।